नमस्कार, आदाब। मैं हूँ इरशाद राही। शख्सियत में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आज हमारे बीच में एक ऐसी कलमकार जो कि हिंदी और उर्दू में बराबर से लिखती हैं, जिनका ताल्लुक़ राजस्थान से है। राजस्थान से तवील सफ़र तय कर उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सरज़मीन पर आई हैं और आपका ताल्लुक़ हिंदी उर्दू के दोनों मंच से बराबर रहा है। एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी शायरा जिसने अपनी बुलंदियों को छुआ है, अपनी कामयाबियों को छुआ है और दोनों ही मंचों पर बराबर से कामयाबी हासिल करती हैं। और न सिर्फ लखनऊ, न सिर्फ इंडिया, बल्कि इंडिया के बाहर भी आपने सफ़र तय किया है और अनगिनत किताबें भी लिखी हैं। तो आइए जानते हैं उनसे साहित्यिक जीवन के बारे में और किस तरह से उन्होंने अपने को कविताओं के मंच पर अपने को स्थापित किया। तो कविता जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम शख्सियत में। नमस्कार, बहुत तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि आपने कविता को ही क्यों चुना अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम? देखिए, कविता को मैंने नहीं चुना है, कविता ने कविता को क्या चुन लिया है। दरअसल जो उम्र थी, जिस उम्र में मैंने कविता लिखना शुरू किया, उस उम्र में चुनने वाली बात कहीं कुछ नहीं थी, क्योंकि 13 साल की उम्र ऐसी होती है जब आपको क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, इतनी समझ आप में नहीं होती है। तो एक कंपटीशन के लिए लिखा था सबसे पहले और उसमें संयोग से मुझे प्रथम पुरस्कार मिला और उसके बाद से मेरा लिखना अनवरत जारी है और आज तक कलम को साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बात। कहते हैं कि कलम सच्चाइयाँ लिख कर वो है सुपुर्द तुमसे, कलम की आबरू तुम हो, कलम की आबरू तुमसे। जब आप हिंदी और उर्दू दोनों के मंच पर जाती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम और स्नेह किस मंच पर मिलता है? देखिए, प्यार और मोहब्बत तो दोनों ही मंचों पर बराबर रूप से मिलता है। ये और बात है कि कवि सम्मेलनों में मैं ज़्यादा मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मुशायरे भी मैंने बहुत सारे किए हैं, उसमें इतनी शिरकत मेरी कम रही है, लेकिन मोहब्बत दोनों ही मंचों पर मुझे बराबर मिलती है। और जब मैं हिंदी की बेटी होकर जब उर्दू के मंच पर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि माँ के घर से मौसी के पे आई हूँ और कहीं ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसा सौतेला व्यवहार किया गया है। और मैं तो 4 पंक्तियाँ कहती भी हूँ इसी पे कि कविता क्या है, शायरी क्या है। शायरी का कोई मज़हब नहीं होता, कविता का अपना कोई धर्म नहीं होता। तब मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ अक्सर कि शायरी क्या है कि हिंदी का बोल हूँ मैं ही उर्दू ज़बान हूँ, गीता का श्लोक हूँ मैं आयते कुरान हूँ, मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान। क्या बात है कविता, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान। बहुत खूब, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए, आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जी। तो हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि कौन कौन सी किताबें आपके अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी अब तक 10 किताबें शाया हो चुकी हैं, उनमें से 5 तो हैं हिंदी उर्दू की। मैं गज़लें भी कहती हूँ, गीत भी कहती हूँ, फ्री वर्ड्स में भी मैंने कविताएं लिखी हैं और मेरी जो मातृभाषा है राजस्थानी में भी मैं लिखती हूँ। तो 5 किताबें मेरी राजस्थानी में आ चुकी हैं और वो सब बाकायदा एकेडमी से, राजस्थानी भाषा संस्कृति साहित्य एकेडमी से आई हैं। तो 5 किताबें मेरी राजस्थानी की हैं और 5 मेरी हिंदी उर्दू की हैं। और हिंदुस्तान से बाहर भी आपने सफ़र किया है जी। तो किन किन कंट्रीज़ में आप गई? देखिए, अभी तक तो मैं दुबई जा चुकी हूँ, 3 बार मैंने दुबई का सफ़र किया है। नेपाल 3-4 बार जा चुकी हूँ। इंडोनेशिया जाने का भी मुझे अवसर मिला, वहाँ भी कविता पाठ किया। और अभी जो हालिया जो ताज़ा है वो पिछले साल अगस्त में मैं लंदन के 10 शहरों में, ब्रिटेन के 10 शहरों में हमने कविता पाठ किया था। ICCR की तरफ से इंडिया से 6 कवियों को भेजा गया था, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व मैंने किया था। तो ब्रिटेन के 10 शहरों में, इंग्लैंड के, मैं कविता पाठ किया था। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप महिला हैं और आपने फिर कविता का मंच चुना और लिखा, और आज भी एक ऐसा सिनेरियो है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि जाहिर है आपका जो पीरियड था उसमें भी ऐसा रहा होगा। तो कैसे आपने अपने जीवन से संघर्ष किया और ये मुकाम हासिल किया? नहीं, मुझे संघर्ष, देखिए मैं पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ,
तो मुझे कहीं ये नहीं कि कोई मेरे इस करियर में अवरोध बना हो या किसी ने कोई बाधा उपस्थित करी हो, ऐसा कोई संघर्ष मुझे नहीं करना पड़ा या किसी अवरोध का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। तो जिस उम्र में मैंने लिखना शुरू किया, ये ज़रूर था कि पहले मैं सिर्फ अपने शहर के कवि सम्मेलन मुशायरों में हिस्सा लिया करती थी, लेकिन शादी के बाद से मैंने देश और देश की सीमाओं से बाहर भी जाना शुरू किया। तो जब शादी हो गई आपकी तो आपके शौहर ने भी नहीं रोका? जी नहीं, करते नहीं, वो पहले से ही मेरी शायरी के मुरीद थे। अरे वो मुझे सुना करते थे और मेरे मुशायरों में छुप छुप कर आके श्रोताओं में बैठ जाया करते थे। तो कहीं उनको भी शायरी से लगाव था और जो कारण भी बना हमारे इस रिश्ते का। जी बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, परिवार का, घर का पूरा मुझे सहयोग सपोर्ट मिला। कहीं इस तरह की कोई मुझे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, कहा जाए कि आपका इसमें गुरु कौन है, तो किसका नाम लेना चाहिए? अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है, लेकिन ये इससे मेरी बदकिस्मती कही या जो भी कही है, मुझे आज तक कोई उस्ताद नहीं मिला। मैं जिस फील्ड में हूँ, क्योंकि 13 साल की उम्र में जब लिखना शुरू किया, उस समय इतनी समझ थी नहीं कि किसी से इस्लाह ले ली जाए या किसी से मार्गदर्शन ले लिया जाए। जो कुछ भी लिखते थे कल्पनाओं से लिखते थे, तसव्वुरात में अपना सोच सोच के लिखते थे। लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ साथ और वक्त के साथ साथ कलम में पुख्तगी आती गई। लेकिन मुझे ऐसा कोई उस समय ऐसा समझ नहीं पड़ा। मेरी सारी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा उदयपुर से हुई है, लेकिन उस समय मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जिसे मैं अपनी रचनाएं दिखा सकूं। बस यही है कि लिखते 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 धीरे धीरे उसमें पुख्तगी आती गई और आप जैसे लोगों ने या जो भी लोग सुनने वाले जो उस्ताद लोग हैं, वो कुछ कमियां बता देते थे, मैं उसे फ़ौरन ठीक कर लेती थी और बस ऐसे ही सीखते सीखते बस आ गया। अच्छा, आपसे एक सवाल किया जाए कि जो कवि सम्मेलन मुशायरे आप अटेंड करती हैं, ये पैसे के लिए करती हैं या अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करती हैं? नहीं, देखिए इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं। हम जब शुरुआत करते हैं तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। अपने मन को एक खुराक कहीं देनी होती है। जिस तरह शरीर को खुराक चाहिए होती है, आपके मन को, आपके दिमाग को भी एक खुराक चाहिए होती है। जैसे आपने कहा कि अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो कई बार होता है कि हम अपने मन की बात किससे करें। सबके पास अलग अलग जरिया होता है। कोई संगीत के जरिए कहता है, कोई चित्रकारी के जरिए करता है। हमें भगवान ने कविता के लिए चुना और आप संयोग देखिए मेरा नाम भी कविता ही है। तो ये नाम भी कुछ इस तरह से छूट गया। तो मैंने कविता के जरिए अपनी बात कहने के लिए। एक सवाल और मन में आ रहा है, कविता के पीछे भी एक नाम है जिसका नाम है किरण, वो भी फीमेल है, तो वो मतलब क्या है? आपका पेन नेम है या किसी बेटी का नाम है आपकी या माँ का नाम है? नहीं, सर नेम क्यों नहीं? ये किरण मेरा तखल्लुस है। और ये तखल्लुस भी तभी जैसे मुझे किसी ने दिया नहीं है। जैसे ही जब मेरी पहली कविता पुरस्कृत हुई और आकाशवाणी और दूरदर्शन में मेरे इंटरव्यू लिए गए, जो फर्स्ट प्राइज़ विनर्स जितने भी थे, तो जब इंटरव्यू लिया गया तो एक तरह से सब मुझे बोलने लगे, कहने लगे कि अब ये कवियत्री हो गई। तो अब जब कवियत्री हो गई, कहीं मन में ये एहसास हुआ कि हाँ अब मैं भी लिखूंगी। तो जब मैं एक शायरा हूँ, कवियत्री हूँ, तो मेरा भी एक पोइटिक नेम होना चाहिए, जिसे हम तखल्लुस कहते हैं। बड़े बड़े कवि शायरों के आगे कोई ना कोई तखल्लुस लगा रहता है। तो बस वैसे ही शौकिया मैंने भी अपना तखल्लुस खुद ही बना लिया, किरण, और उसी उम्र में बना लिया। ऐसा नहीं कि मैंने बाद में जान लिया। और ये कुछ ऐसा सूट किया, मेरे नाम के साथ जुड़ गया कि यार यही नाम मेरी पहचान बना हुआ है। जी, तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपका नाम किरण है या कविता है, तो बताना पड़ता है कि नाम तो कविता ही है और किरण मेरा तखल्लुस है। अच्छा, आपने मीना कुमारी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, अमृता प्रीतम की भी पढ़ी है, और दोनों ने आपको बड़ा अपील किया है। जी, तो दोनों में ज़्यादा किसने आपको अपील किया? इसमें देखिए कम ज़्यादा वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों में कहीं मुझे एक सिमिलरिटी नज़र आती है। और वो ये नज़र आती है कि दोनों ही दर्द के एहसास से गुजरी है। उनका अपना दर्द है, उनका अपना दर्द है कहीं ना कहीं। तो मुझे उनकी लेखन की जो शैली थी, अपनी बात कहने का जो अंदाज़े बयां था, वो मुझे बहुत अपील करता था। अमृता प्रीतम की बेबाकी मुझे बहुत पसंद थी, जिस बिंदास अंदाज से। अमृता प्रीतम का प्रेम और मोहब्बत, हाँ वो सब कुछ क्या कहेंगे आप? नहीं, कहना क्या है, वो जिस तरह से उन्होंने इस एहसास को जिया है, हर कोई जी नहीं सकता, हर एक के बस की बात नहीं होती। और अगर कोई जीता भी है तो वो उसको जाहिर नहीं कर सकता जिस तरह उन्होंने किया है। तो एक
क्रांतिकारी चीज़ है ये, मतलब ये तो महिलाओं को प्रेरणा ही देती है, मोटिवेट ही करती है कि हमें भी अपने दिल की बात कहने का पूरा हक है। अच्छा, मीना कुमारी ने जब एक मोहब्बत की और वो भी एक कमाल अमरोही से की, जो कि खुद ऑलरेडी पहले से एक शादीशुदा थे, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में फिर एक प्रॉब्लम्स आई, जी। तो किस पस मंज़र में उसको परिदृश्य में देखी? देखिए, मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, क्योंकि जिस वक्त मैं उनसे मुतासिर हुई थी, मैं खुद जैसा बताया 13-14 साल की एक लड़की थी, और बहुत ज़्यादा इतनी डीपली मैंने नहीं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानती थी, लेकिन उनकी शायरी में जो दर्द झलकता था। अब हर एक का कोई तेवर होता है, जैसे किसी को मज़ाहिया चीज़ पसंद है, किसी को गंभीर चीज़ें पसंद है, तो मुझे उनकी वो कहने का जो सलीका है वो मुझे ज़्यादा पसंद आ गया। तो उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके बारे में मैं ज़्यादा उस समय तो नहीं जानती थी, लेकिन कहते हैं जो आप बीती होती है वही जब बीती बनती है, और वही कलम के फॉर्म में उतर कर कागज पर आती है। जी जी जी, है ना। तो मीना कुमारी का भी ऐसा ही कुछ, हाँ, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें उन्होंने देखी, या जो मानसिक यातना उन्होंने, या जो अकेलापन, जो तन्हाई का दर्द उन्होंने महसूस किया, उसको अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने ज़ाहिर किया। तो हर औरत के, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक तन्हाई, एक कोना ऐसा ज़रूर होता है कि जब वो अपने आप से बातें करता है, जब अपने आप से बातें करता है, तभी शायरी बाहर निकलती है। नए लिखने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? नए लिखने वालों को तो सिर्फ यही कहूँगी कि वो लिखने के लिए ना लिखें क्योंकि शायरी वही असर पैदा करती है जो आप कुछ महसूस करके लिखते हैं। लिखने के लिए लिखी गई शायरी कभी भी किसी के दिल जहन में नहीं उतरती। तो जो भी है, अपने आसपास के परिवेश को महसूस करें, अपने भीतर को महसूस करें, अपने आप को महसूस करें, और जो कुछ भी लिखें वो अपना भोगा हुआ सत्य लिखें, सुनी सुनाई बातें या ओढ़ा हुआ सच जिसे हम कहते हैं वो नहीं। हमारी ऑडियंस के लिए कोई अपना एक गीत गुनगुना दे। गीत तो मेरे बहुत सारे हैं जो आपका अपना पसंदीदा, जिसे आप बिल्कुल। खुद पसंद करती हैं। अभी हाल में मैंने एक गज़ल पढ़ी है औरत के हवाले से, और अभी 2 दिन पहले यहाँ एक मुशायरा था जिसमें भी मैंने ये गज़ल पढ़ी थी, काफ़ी पसंद की गई थी, और महिलाओं की नुमाइंदगी यहाँ कर रही हूँ, तो एक चाहती हूँ कि गज़ल पढ़ूँ। औरत को वैसे हमारे यहाँ देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन आजकल जो देखने में आ रहा है उसको पूजिया नहीं भोगिया समझा जाता है, उसे व्यक्ति नहीं वो वस्तु समझा जाता है। तब एक गज़ल के कुछ शेर हुए हैं कुछ इस तरह जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। तरन्नुम में सुनना पसंद करेंगे? तरन्नुम में सुनाइए। तरन्नुम तो आपका बहुत जी, मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझे। क्या बात। गज़ल के पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। लोग कई बार स्त्री की अना को, उसके स्वाभिमान को, उसका गुरूर समझ लेते हैं, तब मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, पढ़ना चाहूँगी कि मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, क्या बात। मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, गरज पड़े तो वही जी हुजूर कहते हैं, और कोई तो बात है मुझ में कि मेरे बारे में मेरे रकीब भी कुछ तो जरूर कहते हैं। क्या बात। गज़ल पढ़ती हूँ, देखिएगा कि मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। और हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। मैं मुहब्बत हूँ, इबादत हूँ, वफा है मुझ में। मैं मुहब्बत हूँ, इबादत हूँ, वफा है मुझ में। और शेर सुने कि कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है मुझ में। क्या बात है। कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है मुझ में। ज़ब्त है, सब्र, सदाकत है, अना है मुझ में।
ज़ब्त है सब्र सदाकत है, अना है मुझ में। और कहती हूँ कि मैं फकत जिस्म नहीं हूँ क्या कि बात फना हो क्या जाऊं। बात है। मैं फकत जिस्म नहीं हूँ कि फना हो जाऊं। आग है, पानी है, मट्टी है, हवा है मुझ क्या बात है, में। फिर से बोलिए। आग है, पानी है, मैं फकत जिस्म क्या बात नहीं हूँ कि फना हो जाऊं। मैं फकत जिस्म नहीं हूँ कि फना हो जाऊं। आग है, पानी है, मट्टी है, हवा है मुझ में। और शेर देखें कि मुझको करता है खबरदार खता से पहले। मुझको करता है खबरदार खता से पहले। मुझको इतनी है तसल्ली कि खुदा है मुझ में। मुझको इतनी है तसल्ली कि खुदा है मुझ में। और एक ये दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए। क्या बात। एक ये दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए है। और एक शख्स जो मुझसे ही खफा है मुझ में। और एक शख्स जो मुझसे ही खफा है मुझ में। और आखिर में मक्ता पढ़ती हूँ, देखिएगा कि और एक शख्स जो मुझसे ही खफा है मुझ में। और एक शख्स जो मुझसे ही खफा है मुझ में। दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर। दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर। बात कोई तो जमाने से जुदा है मुझ में। बात कोई तो जमाने से जुदा है मुझ में। मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। क्या बात है कविता जी, बहुत शानदार। जितनी शानदार कविता लिखी उतनी ही शानदार आपका तरन्नुम भी है जी शुक्रिया। तो ये थी कविता किरण जी, जिन्होंने अपनी साहित्यिक जीवन के बारे में हमको बताया। हमारी ऑडियंस ने उनका एक गीत भी सुना जो कि औरत के ऊपर था। और यहीं पर इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और अपने वतन का।